नानी का घर था लाडो, अब नहीं है। अब यहाँ हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। तुम्हारी मम्मी तो यहाँ तुम्हें ले आई, पर ये नहीं सोचा कि यहाँ पहले से ही इतने खर्चे हैं। मम्मा, मैंने अपना सूटकेस निकाल लिया है। उसमें मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम और कहानी वाली किताबें भी रख ली हैं। हम कल सुबह वाली ट्रेन से निकल रहे हैं ना। नीतू बेटा, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो छुट्टियाँ शुरू ही हुई हैं। मम्मा, आप तो हमेशा कहती थी कि नानी घर जाने के लिए 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए, और इस बार तो नानी भी नहीं है। हमें जल्दी जाना चाहिए ना। मामा और मामी को हमारी याद आ रही होगी। और मम्मा, सुमन मामी ने फोन किया क्या? उन्होंने कहा था कि इस बार वो मुझे आम के बगीचे में ले जाएंगी, और रागिनी मामी ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नए कपड़े दिलाएंगी। कब चलेंगे हम? नीतू बेटा, इस बार शायद मामा मामी थोड़े बिजी हैं। घर में काम चल रहा है ना, शायद हम इस बार न जा पाएं। पर मम्मा, नानी के बिना तो वो घर और भी सूना होगा। आप तो कहती थी कि नानी ऊपर से हमें देख रही हैं। अगर हम वहाँ नहीं गए तो नानी को बुरा नहीं लगेगा। वो सोचेंगी कि हम उन्हें भूल गए। नानी कभी बुरा नहीं मानती बेटा। वो जहाँ भी हैं, बस ये चाहती हैं कि हम खुश रहें, चाहे हम यहाँ रहें या वहाँ। आप हमेशा ऐसे ही करती हो। जब जाना होता है तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप होती थी, और अब बहाने बना रही हो। मुझे नानी के घर जाना है, मतलब जाना है, बस। झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें नंदिनी, बच्ची से भी और खुद से भी। माँ जी, वो बस जिद कर रही थी। जिद वो नहीं, तुम कर रही हो, अपने मन को मारने की जिद। मैंने सब सुन लिया। हर साल इस वक्त तुम चहकती थी जैसे पिंजरे से कोई पंछी आजाद होने वाला हो। इस बार नंदिनी, ये खामोशी क्यों? क्या उन दोनों भाभियों के सीन मैसेज का जवाब न आना तुम्हें इतना डरा दिया? माँ जी, माँ के रहते वो घर मेरा था। अब वहाँ मेरी जगह नहीं, सिर्फ मेरी जरूरत देखी जाएगी। सुमन भाभी और रागिनी दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में लगी हैं। मैं अपनी बेटी को उस घर में कैसे ले जाऊं जहाँ उसे महसूस हो कि हम एक बोझ हैं? सुन बहू, रिश्ता माँ से शुरू होता है, पर माँ पर खत्म नहीं होता। वो घर तुम्हारे पिता का भी है, तुम्हारे भाइयों का भी है। अगर आज तुम पीछे हट गई तो अपनी बेटी के लिए नानी घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दोगी। पर माँ जी, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना। सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। तुम अपनी माँ की बेटी हो, कोई लाचार मेहमान नहीं। अगर वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो तुम अपना हक जताने से क्यों डर रही हो? जाओ, पर एक मेहमान बनकर नहीं, उस घर की बेटी बनकर। जो काम वो एक दूसरे पर डाल रही हैं, उन्हें बताओ कि तुम अपनी माँ की कमी पूरी करने आ रही हो, उनका काम बढ़ाने नहीं। लेकिन क्या वो मुझे स्वीकार करेंगी? नंदिनी, करवाहट को खत्म करने के लिए कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। फोन उठाओ और साफ कहो कि तुम आ रही हो। पूछो मत, बता दो। और याद रखना, अगर वहाँ मन न लगे तो ये घर तो तुम्हारा है ही। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। ये हुई ना बात। अप्रैल की ये गर्म हवाएं पहले कभी इतनी चुभती नहीं थीं। हर साल इन दिनों सूटकेस पैक करते वक्त हाथ कांपते नहीं बल्कि खुशी से नाचते थे। माँ का वो एक फोन कॉल, नंदिनी जल्दी आजा, तेरे पसंद के आम मंगा के रखे हैं, बस वही काफी होता था पूरी दुनिया से लड़कर मायके भाग जाने के लिए। लेकिन इस बार न वो फोन आया, न वो हक भरी आवाज। माँ के साथ वो हक भी चला गया क्या? आज फोन हाथ में लेती हूँ तो उंगलियां सुन पड़ जाती हैं। भाभीियों को मैसेज तो कर दिया, पर दिल कह रहा है कि मत करो, मत पूछो। जिस घर की दहली लांघते ही मैं बेफिक्र बच्ची बन जाती थी, आज उसी दहली पर कदम रखने के लिए मुझे इजाजत का इंतजार करना पड़ रहा है। क्या मैं अब भी उस घर की बेटी हूँ या बस एक रिश्तेदार बन गई हूँ? भाभीियों के उस छोटे से सीन के बाद की खामोशी मुझे चीख चीख कर कह रही है कि नंदिनी, वहाँ तेरा कमरा खाली नहीं है, वहाँ तेरी यादों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली है। माँ होती तो शायद लड़ लेती, सबसे छीन लाती मुझे, पर अब वहाँ सिर्फ 2 औरतें हैं जो शायद ये हिसाब लगा रही होंगी कि मेरे आने से चूल्हे पर कितनी रोटियां बढ़ जाएंगी। कितना अजीब है ना,
जिस घर में पली बड़ी, जहाँ की दीवारें मेरी हंसी की गवाह हैं, आज वही दीवारें मुझे अजनबी की तरह देखेंगी। क्या जाना सही होगा अपनी ही यादों के मलबे पर पराया बनकर खड़ा होना? क्या मैं ये सह पाऊंगी, या फिर इस बार मैं अपनी बेटी को ये सिखा दूं कि मायके की नींव सिर्फ माँ के आंचल पर ही टिकी होती है? क्या माँ के बिना अब उस चौखट पर पैर रखने के लिए भी मुझे इजाजत की जरूरत पड़ेगी? लो, ननद रानी का मैसेज आ गया। पूछ रही है कि क्या वो 10 दिन के लिए आ सकती है। अब छुट्टियों भर हम इनकी सेवा करें। छोटी, पिछली बार भी जब वो आई थी तो सारा काम मेरे सिर पे डाल दिया था तुमने। इस बार मैं साफ कह देती हूँ, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं। मेरे बच्चों की ट्यूशन भी है और गर्मी वैसे ही दिमाग खराब कर रही है। तो दीदी, मैं क्या फ्री हूँ? सासू माँ थी तो सारा जिम्मा उठा लेती थी। अब तो नंदिनी को पानी भी हमें ही पिलाना पड़ेगा। आप मना कर दीजिए, कह दीजिए कि आप कहीं बाहर जा रही हैं। मैं क्यों बुरी बनूं? पिछली बार जब मैंने टोका था तो देवर जी ने मुझे ही सुना दिया था। इस बार तुम ही कुछ बोल दो और मना कर दो उसे। दीदी, आप घर की बड़ी बहू हैं, हक भी आपका ज्यादा है, तो मना करने का जिम्मा भी आप ही उठाइए ना। सीधा बोल दीजिए कि इस बार घर में पेंट होने वाला है या हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वाह रागिनी, बहाना मैं बनाऊं और बाद में नंदिनी के सामने महारानी तुम बनी रहो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी चाल। तुम चाहती हो कि मैं विलेन बन जाऊं और तुम उसकी चहेती बनी रहो। पेंट वाला बहाना पुराना हो गया है रागिनी, कुछ नया सोचो। नया क्या सोचना दीदी, सच तो ये है कि अब माँ नहीं है तो ये घर 2 हिस्सों में बंट चुका है। अब तक वो बेटी बनकर आती थी क्योंकि माँ का आंचल फैला हुआ था। अब वो आएगी तो 4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ेंगी। साफ साफ कह दीजिए ना कि नंदिनी, अब घर में जगह कम पड़ गई है। कहना आसान है रागिनी, कल को समाज क्या कहेगा। और ये हमारे पतिदेव माँ के जाते ही बड़े ही भावुक हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि बहन आएगी तो माँ की कमी पूरी करेगी। उन्हें कौन समझाएगा कि रोटी तो हमें ही बेलनी पड़ती है। तो फिर झेलिए, कल वो आएगी अपनी बेटी का पहाड़ जैसा सामान लेकर। फिर आप ही बनाइएगा उसके पसंद के पकवान और मैं धोऊंगी ढेर सारे बर्तन। और हाँ, वो माँ की अलमारी, उस पर भी उसकी नजर होगी। देख लीजिएगा, कुछ न कुछ याद के नाम पर समेट कर ले जाएगी। वो तो मैं होने नहीं दूंगी। माँ के जेवर और साड़ियाँ अब इस घर की अमानत हैं, मेहमानों की नहीं। एक काम करते हैं, उसे आने तो दो। इस बार खातिरदारी ऐसे करेंगे कि वो खुद 3 दिनों में ही बोरिया बिस्तर समेट कर भाग खड़ी होगी। उसे एहसास दिला देंगे कि उसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं। ये हुई ना बात। स्वागत ऐसा करो कि मेहमान दोबारा आने की हिम्मत ही न करे। मामी, हम आ गए। अरे, आ गए तुम लोग इतनी दोपहर में? हमें तो लगा था कि शाम की ट्रेन होगी। रागिनी, देखो ननद रानी आ गई। अरे नंदिनी दीदी, आ गई तुम? चलो अंदर आ जाओ, बाहर कड़ी धूप है। भैया कहाँ है भाभी? और अजय? तुम्हारे भैया तो काम पे चले गए हैं। आजकल मंदी चल रही है ना, तो जरा ज्यादा समय देना पड़ता है। और अजय भी अपने ऑफिस गया है, शाम तक ही आएगा। मामी, बहुत प्यास लगी है। और वो आम कहाँ हैं जो आपने प्रॉमिस किए थे? आम क्या पेड़ों पर उग रहे हैं जो अभी तोड़ लाऊं? बेटा, फ्रिज खराब चल रहा है, सादा पानी पी लो। और आम, वो तो बाजार से मंगाने पड़ेंगे, अभी घर में कुछ नहीं है। मैं अभी तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं सुमन, मैं देख लेती हूँ। फ्रिज ठीक नहीं है तो मैकेनिक को बुला लेंगे और पानी में मटके का पी लूंगी। बताओ, खाने में क्या मदद करूँ? अरे नहीं नहीं, तुम मेहमान हो, रसोई में क्यों जाओगी? तुम बस आराम करो। वैसे भी हमने अभी खाना खा लिया है, बस तुम्हारे और नीतू के लिए थोड़ा सा बचा है, गरम करके खा लेना तुम दोनों। मेहमान? भाभी, मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई, माँ की रस्मों के बाद पहली बार आई हूँ, घर संभालने आई हूँ। घर तो हम संभाल ही रहे हैं नंदिनी, अब माँ नहीं है तो जिम्मेदारियाँ हम पर हैं। तुम बस अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करो। और हाँ, बस एक बात है, ऊपर वाला कमरा अभी बंद है, उसमें काफी कबाड़ रखा हुआ है। तुम और नीतू नीचे वाले छोटे कमरे में एडजस्ट कर लेना, ठीक है? लेकिन भाभी, वो तो स्टोर रूम है ना? हाँ, पर अभी और कोई जगह नहीं है घर में, तुम दोनों को वहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाभी। मम्मा, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है और कोई खिड़की भी नहीं है इस रूम में।
क्या हम नानी वाले कमरे में नहीं जा सकते? नहीं बेटा, नानी अब भगवान के पास हैं और वो कमरा वो अब किसी और का है। हम यहीं रहेंगे। हम इसे साफ कर लेंगे कल, फिर ये बहुत सुंदर लगेगा। रागिनी मामी, कल आपने कहा था ना कि आप मुझे बाजार ले जाएंगी। मेरी ड्राइंग बुक खत्म हो गई है। मुझे नई कलर्स वाली बुक चाहिए और वो वाले आम जो नानी मंगाती थी। अरे बेटा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम्हें पता है बाजार में कितनी महंगाई है? यहाँ तुम्हारे मामा जी दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ये घर चलता है। अब हम तुम्हारी ड्राइंग बुक पर पैसे उड़ाएं या घर का राशन लाएं? नानी का घर था लाडो, अब नहीं है। अब यहाँ हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। तुम्हारी मम्मी तो यहाँ तुम्हें ले आई, पर ये नहीं सोचा कि यहाँ पहले से ही इतने खर्चे हैं। और वैसे भी जो बच्चे मेहमान बनकर आते हैं उन्हें जिद नहीं करनी चाहिए। जो कुछ रूखा सूखा मिले खाकर चुप रहना चाहिए। पर नानी तो मुझे कभी मना नहीं करती थी। वो तो मुझे रोज आम खिलाती थी। तो जाओ नानी के पास, उन्हीं से जाकर मांग लो। यहाँ हम नानी का राज नहीं चलता। और सुनो, अपनी मम्मा से कहना कि ये फालतू की फरमाइशें हमसे न करें। हम यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रहे कि जो मुंह उठाया और मांग लिया। नीतू, इधर आओ। भाभी, बच्ची है वो। अगर उसने कुछ मांग लिया था तो प्यार से मना कर देती। उसे ये एहसास दिलाने की क्या जरूरत थी कि वो यहाँ एक बोझ है? अरे नंदिनी, तुम तो बात का बतंगर बना रही हो। हम तो बस उसे दुनियादारी सिखा रहे थे। अब माँ नहीं है तो इसे समझना होगा कि ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ अब आप लोगों ने हक नहीं जताना चाहिए। अपनी हैसियत तो देखो। हैसियत? माँ ने तो कभी नहीं कहा था कि पोती दोती को देखने के लिए हैसियत देखनी होगी। माँ का जमाना गया दीदी। अब हकीकत ये है कि घर हम चला रहे हैं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो अपनी बेटी को समझा दीजिए कि वो यहाँ जिद न करे। हमारे अपने बच्चों के लिए पैसे कम पड़े हैं, अब दूसरों के शौक कहाँ से पूरे करें? नीतू बेटा, चलो यहाँ से। देखा दीदी, लग गई ना चोट। अब अंदर जाकर रोएगी और अपनी बेटी को समझाएगी कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। बिल्कुल सही किया रागिनी। अगर आज इसे ड्राइंग बुक और आम दिला दिए होते तो कल ये पूरे बाजार की लिस्ट थमा देती। इन ननद रानियों को लगता है कि भाई का घर मतलब अपनी जागीर। और क्या, माँ थी तो बात कुछ और थी। अब तो एक एक पैसे का हिसाब हमें रखना पड़ता है। ये यहाँ मेहमान बनकर मजे लूटे और दिन भर हम चूल्हा फूके। मुझसे तो नहीं होने वाला। इसे महसूस होने दो कि अब ये यहाँ अनचाही है। जब तक इसे ये नहीं लगेगा कि यहाँ का दाना पानी इसके लिए भारी पड़ रहा है, तब तक ये अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटेगी। इसे एहसास दिलाते रहना होगा कि ये हमारे बच्चों का हक मार रही है। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, इसे इतना अकेला कर देंगे हम कि ये खुद ही अपनी सास को फोन करके वापस बुलाने की मिन्नतें करने लगेगी। आखिर ये घर अब हमारा है, किसी पराई बेटी का नहीं। रोते नहीं नीतू बेटा, तुम्हारी मम्मा है ना। हम अभी बाहर जाएंगे और तुम्हारे लिए ड्राइंग बुक लेकर आएंगे। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मम्मा, क्या हम सच में यहाँ पे बोझ हैं? मामी कह रही थी कि यह धर्मशाला नहीं है। क्या नानी का घर अब हमारा नहीं रहा? नहीं मेरी लाडो, ऐसे नहीं कहते। अरे नंदिनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया। नीतू बेटा, आओ इधर मामा के पास आ जाओ। नीतू बेटा, तुम्हें आम पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। हाँ मामा। सुमन, सुना तुमने? आज खाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। दीदी बहुत दिनों बाद आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो इनके लिए बड़े प्यार से दाल बाटी बनाई है, बस अभी परोसने ही जा रही थी। क्या बात है नंदिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। और ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या रो रही थी? नहीं भैया, वो बस स्टोर रूम में थोड़ा कबाड़ था ना, तो धूल की वजह से एलर्जी हो गई होगी। स्टोर रूम? तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? हाँ नंदिनी, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? मैंने तो सुमन से कहा था कि ऊपर वाला गेस्ट रूम तैयार कर दे तुम्हारे लिए। वो ऊपर वाले कमरे की छत टपक रही थी और पेंट का काम भी अधूरा था, तो मैंने सोचा नंदिनी को दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इन्हें नीचे की जगह दे दी। है ना नंदिनी? हाँ भैया, भाभी ने मुझे बहुत सोच समझकर जगह दी है। भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। चलो चलो, बहुत भूख लगी है। हाँ भैया, भूख तो लगी है। आज साथ बैठकर माँ की यादें ताज़ा करेंगे। रागिनी, चलो खाना लगाओ। नंदिनी, याद है जब तू छोटी थी और तुझे चोट लगती थी
तो तू माँ के पीछे छुप जाती थी। आज तू चुप है, पर तेरी खामोशी मुझे बता रही है कि तुझे कहीं गहरी चोट लगी है। बताना गुड़िया, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? नहीं भैया, चोट जब बाहर लगती थी तो माँ का आंचल मिल जाता था, पर चोट जब अपनों की बातों से लगे तो माँ का वो आंचल याद आता है जो अब इस घर में कहीं खो गया है। तू पागल है। माँ भले ही नहीं है, पर हम तो हैं। ये घर आज भी वैसा ही है जैसा तू छोड़कर गई थी। यहाँ कुछ नहीं बदला। घर नहीं बदला भैया, पर घर वाले बदल गए हैं। ईंटें वही हैं, पर उन पर जमी धूल अब धुंधली नहीं रही। वो अब परायापन दिखाने लगी हैं। अरे भैया, अब पुरानी बातें बाद में। सुमन भाभी ने गर्मा गर्म दाल बाटी लगा दी है। दीदी, आज तो आपको भरपेट खाना होगा, नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं कि आप अपने मायके आई हैं। नंदिनी, तुम अब कोई टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो, आराम से खाओ। जी भैया। हाँ नंदिनी, बहुत मेहनत से बनाई है दाल बाटी। इस महंगाई में अपना पेट काट कर ननद रानी के लिए दाल बाटी का इंतजाम किया है। अब दूसरों के शौक पूरे करना हमारे बस की बात नहीं रही। पसीना छूट जाता है एक एक चीज जुटाने में। बस आज बना दी ताकि कल कोई ये न कहे कि इस घर की बेटी यहाँ से भूखी गई है। रागिनी, ये क्या कह रही हो? एहसान जता रही हो? अरे भाई साहब, वो तो बस महंगाई की बात कर रही थी। चुप रहो सुमन। महंगाई का बहाना बनाकर तुमने मेरी बहन को स्टोर रूम में सुला दिया, जहाँ हम रद्दी और कबाड़ रखते हैं। अजय, तू देख रहा है ना, ये वही कमरा है जहाँ माँ पुरानी संदूक रखती थी। आज हमारी बहन वहाँ सो रही है। क्या स्टोर रूम में? लेकिन मुझे तो लगा था कि वो कुछ समय के लिए वहाँ गई हैं। दीदी, आप वहाँ क्यों गई? आपने हमें फोन कर लिया होता। हाँ नंदिनी, तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? क्या बताती भैया कि माँ के जाते ही मेरी जगह कबाड़ के डिब्बों के बीच सिमट गई है। माँ कहती थी कि माँ के बाद बाई का साया ही एक बेटी का मायका होता है, पर आज पता चला कि माँ के जाते ही वो साया इतना सिमट गया कि उसमें मेरी 8 साल की बेटी की एक छोटी सी फरमाइश के लिए भी जगह नहीं बची। सुमन, रागिनी, तुम दोनों भी किसी की बेटियां हो। कल को अगर तुम्हारे भाई के घर में तुम्हारी भाभियां तुम्हें उसी काल कोठरी में सुला दें और तुम्हारे बच्चों को एक एक निवाले के लिए तरसाएं, तो क्या तुम तब भी मुस्कुराकर दाल बाटी खा पाओगी? जवाब दो रागिनी। आज माँ ऊपर से देख रही होगी तो उसे अपनी कोख पर शर्म आ रही होगी। जिस बहन ने अपनी शादी के गहने बेच दिए थे मेरे बिजनेस को बचाने के लिए, आज तुम दोनों उसे 2 वक्त की रोटी और एक छत का हिसाब दे रहे हो। सुमन, आज तुमने मेरी बहन को नहीं, मेरी इज्जत को स्टोर रूम में फेंक दिया है। नंदिनी, ये तुम्हारा घर है। आज ये दोनों बाहर सोएंगी और तुम ऊपर माँ के कमरे में रहोगी। नहीं भैया, अब इस घर में हक तो मिल जाएगा, पर वो सुकून नहीं मिलेगा। माँ का साया माँ के साथ ही चला गया। अब यहाँ सिर्फ ईंटें बची हैं। जो सम्मान मर गया उसे फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। चलो नीतू, अपने घर चलते हैं। नंदिनी, रुक जा छोटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे सबको समेटना चाहिए था, पर मैं तो दीवारें खड़ी करने लगी। मुझे माफ कर दो। अपनी इस गुनहगार भाभी को एक मौका और दे दो। दीदी, मुझे अपने कहे शब्दों पर शर्म आ रही है। मैंने पैसों और महंगाई के चक्कर में अपना ज़मीर बेच दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे ये कड़वे बोल नीतू के मासूम दिल पर इतनी गहरी चोट करेंगे। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मत जाओ, वरना भाई साहब मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सुमन भाभी, रागिनी भाभी, माफ़ी उस घाव की होती है जो अनजाने में लगा हो। आपने तो चुन चुन कर मेरे स्वाभिमान पर वार किया है। आपने मुझे स्टोर रूम दिया, कोई बात नहीं, पर आपने मेरी 8 साल की बच्ची को धर्मशाला का ताना दिया, उसका बचपन छीन लिया आपने। दीदी, माफ़ कर दो हमें। हाँ दीदी, इस बार माफ़ कर दो। माफ़ मैंने आप दोनों को कर दिया है, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि माफ़ी मांगने से शब्द वापस नहीं आते। रिश्तों में जब एक बार डर बैठ जाए तो वहाँ प्यार कभी वापस नहीं लौटता। सुमन, रागिनी, देख लिया, तुम दोनों ने आज इस घर की नींव हिला दी है। आज मेरी बहन जा नहीं रही, उसे तुम दोनों की जहरीली जुबान और मरी हुई इंसानियत ने धक्का देकर निकाला है। तुमने सिर्फ उसे स्टोर रूम में नहीं रखा,
तुमने इस घर की मर्यादा को ही घर से बाहर कर दिया है। तुम दोनों इस घर की बहुएं बनकर आई थी ताकि माँ के बाद ममता की छांव बनी रहे, पर तुम दोनों तो वो दीवार बन गई जिसने मेरी बहन का दम ही घोट दिया। धिक्कार है तुम दोनों पर। अब आप ही बताइए, क्या एक बेटी का मायका सिर्फ बचपन की यादों और खून के रिश्तों तक ही सीमित है? नंदिनी ने तो अपना स्वाभिमान चुन लिया और उस चौखट को सदा के लिए पीछे छोड़ दिया, जहां उसकी मासूम बच्ची को धर्मशाला का ताना मिला। पर सवाल आज भी समाज की हर उस नंदिनी के सामने खड़ा है जिसे अपनों के ही घर में अनचाहा महसूस कराया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भाई के घर में अपमान सहकर भी नंदिनी को वहीं रुक जाना चाहिए था? क्या रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक बहन की ही होती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि रिश्ते निभाना ही महानता है, चाहे कितनी भी करवाहट क्यों न सहनी पड़े। पर नंदिनी ने आज एक नई लकीर खींची है। उसने दिखाया कि जिस चौखट पर आपकी कद्र न हो, उस चौखट को पार कर जाना ही खुद को और अपने रिश्तों को बचाने का एकमात्र तरीका है। आपको क्या लगता है?